नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे कि राजस्थान का जो भूगोल है वो आने वाली सभी परीक्षाओं में किस प्रकार पूछा जा रहा है। उसके लिए अपन रोजाना या 2 या 3 दिन में एक रिवीजन क्लास लेंगे जो अपनी पास्ट ट्रैक में होगी और इस पर उन्हीं तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। इसमें पहला जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसका प्रथम प्रयास किसने किया था? इसका प्रथम प्रयास किया था वीसी मिश्रा ने और राजस्थान को कितने भागों में बांटा था? टोटल 7 भागों में बांटा था। आगे बात करें 7 भाग और कौन से हैं, ये अपने को याद नहीं रखना है। अपने को क्या याद रखना है कितने भागों में बांटा था। दूसरा प्रयास किसने किया था? एस के सेन ने किया था। तीसरा रामलोचन सिंह ने किया था। इसके बाद याद नहीं रखना है। अपने लिए जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न आएगा यहाँ से पूछता है राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है हरिमोहन सक्सेना के अनुसार? तो 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, अरावली पर्वत प्रदेश, पर्वतीय मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको आपको याद रखना है। तो अपना मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप मुक्त, जो प्रदेश अपने ये हो गए। इसके बाद यदि अपन बात करें तो जो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क का भाग नहीं है। तो इसको अपने को अच्छे से याद कर लेना है कि घग्गर बेसिन जो है वो अर्धशुष्क का भाग है। शेखावटी अंतर प्रवाह प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, लूणी और गोडवाड़ बेसिन। इसके बारे में अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन ये इनका मोटा मोटा क्या है, भौतिक रूप में विभाजन है। उत्तरी अरावली, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है, मेवाड़ और आबूखंड। ये सिर्फ अध्ययन की दृष्टि से बांटे गए हैं, वरना मुख्य जो भाग है वो कितने भाग है? 4 भाग बताए जाते हैं। आई बात समझ में? देखो, जैसे राजस्थान का नक्शा दे रखा है, इसमें आप आराम से समझते हैं। ये जो भाग है ये गगन का मैदान कौन सा है? गगन का मैदान। ये अपना जो वो पश्चिमी मुश्किल था वो है। ये अरावली पूर्वी प्रदेश आपको दिख रहा होगा। ये इधर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और बीच में जो पूर्व का मैदान, ये वाला पूर्व का मैदान है। इसको अपने 4 भागों में बांटा था। एक तो अपना गगन का मैदान, एक आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, एक यहाँ था नागौरी उच्च भूमि और एक अपना था गोडवाड़ का क्षेत्र। इसको 2 भागों में बांटा गया था, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप गुप्त। ये अपने को याद रखना है। आगे चलते हैं उत्तर पश्चिम का उसके प्रदेश। इसके बारे में बात करें तो इसका जो एक इसका उपभाग है, इसका विकास हुआ था 33 सागर के रूप में। पहले यहाँ सागर हुआ करता था। ठीक है, आधार क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, खारे पानी की झीलें और समुद्र जीवाश्म में देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? इसका निर्माण जो हुआ वो हुआ प्लेस्टोसीन काल में। इससे अपन को यह याद रखना है इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? प्लेस्टोसीन काल में हुआ। विशेषताएं क्या है? युवा मरुस्थल है, खार का मरुस्थल का भाग है और सर्वाधिक जैव विविधता अपन को यही देखने को मिलती है। इसके बाद लंबाई चौड़ाई अपने को इतनी याद नहीं रखनी है। एक फैक्ट जो अपने को याद रखना है वो सीधा सा फैक्ट है कि कुल कितना क्षेत्रफल में आता है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के 60.61% क्षेत्रफल आता है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? जनसंख्या 40% निवास करती है। इसके ढाल की बात करें तो इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इधर से किधर की ओर है? उत्तर पश्चिम पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यानी कि ढाल इसका बताया जा रहा है। इसे पर मान लें कि राजस्थान क्या है? राजस्थान राजस्थान है। इसका जो ढाल बताया जा रहा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर इस साइड इसका ढाल है। इसका आधार कौन सी नदी है? लूणी नदी है। कुल कितने जिलों का कुल कितने जिलों में विस्तार है? तो 16 जिलों में इसका विस्तार है। आगे बात करें अरावली के पश्चिम में जिले, याद रखना अरावली के पश्चिम में 17 जिले। कितने जिले हैं? 17 जिले। लेकिन इनमें से सिरोही जिले को महसूल का हिस्सा नहीं माना जाता। बाकी कितने जिले हैं? 17 जिले हैं। हिमाचल का आधार कौन सा है? तो 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, समवर्षा रेखा, वो राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, एक तो शुष्क रेतीला मरुस्थल और अशुष्क रेतीला मरुस्थल। ये जो आपको जिले दिख रहे हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, लोधी, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, कुछ डीडोना, कुचामन, सीकर, पश्चिमी ब्यावर, ये सब किसमें आते हैं? मरुस्थल में आते हैं। आगे बात करें जो अपन इसको 2 भागों में बांटा था मरुस्थल को,
उसका पहला जो भाग था वो था शुष्क रेतीला मरुस्थल। इसका नाम कहा जाता है राठी प्रदेश, और इसको कहा जाता है महान मरुस्थलीय प्रदेश। ये बालू का स्फूत है, इसमें बालू का स्फूत मुक्त प्रदेश है। मुक्त का मतलब जहाँ बालू का स्फूत नहीं है वो तो है 41.5%, और जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कितना है 58%। तो मोटा मोटा अपने याद रखेंगे कि जो लगभग 40% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, और लगभग 60% क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बालू का स्तूप है। इसके आगे चले तो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है ना, जहाँ बालू का स्तूप नहीं है, तो वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर चट्टानी मरुस्थल होगा, बालू का स्तूप कम होंगे। तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो जैसलमेर। जैसलमेर की 3 तहसीलें हैं, पोखरण, रामगढ़ और लोदरवा। और सर्वाधिक और जो बाड़मेर का चौहत्तन है, ठीक है। और बालोतरा है, बाड़मेर जिला बन गया नया, और फलोद। इन सब में क्या है, मरुस्थल के जो बालू का स्फूत है वो कम देखने को मिलते हैं। और जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं, हमदा कहते हैं। तो याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पथरीला मरुस्थल होता है या जो चट्टानी मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, सॉरी हमदा कहते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो अपने देख लिया कि पोखरण, मोहनगढ़, रामगढ़, यहीं पर अपन को देखा होगा लाठी सीढ़ी पाई जाती है, ठीक है। और जो बालोतरा है और छप्पन की पहाड़ी जिसका विस्तार है। आगे बात करें तो ये स्थान याद रखने हैं कि लोहागढ़ कहाँ है, तो झुंझुनू, सीकर, हर्ष पर्वत और जोधपुर का मेहरानगढ़, यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है। अर्घ किसको कहते हैं, अर्घ कहते हैं जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है उसको अर्घ कहते हैं, ठीक है। आगे अपन को याद नहीं रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की। 60% है। इसका निर्माण किससे होता है, तो मृदा का धीरे धीरे अपरदन होता है, और अपरदन के बाद क्या होता है, विक्षेपण। ये सब चीजें आप भौतिक भूगोल में पढ़ते हो, ठीक है। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में। उन 3 तहसील को छोड़कर कौन 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 सी, मोहनगढ़, पोखरण और कौन सी थी, लोद्रवा। इन तीनों तहसीलों को छोड़कर आप वहाँ पर ये चीजें पाते हो। सर्वाधिक प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, जोधपुर में। इनका निर्माण कब, सर्वाधिक निर्माण कब होता है, तो मार्च अप्रैल में इनका निर्माण होता है, क्योंकि समय क्या चलती है, हवाएं चलती है। अब अपन देखेंगे बालू का स्तूप के प्रकार की कौन कौन से प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। तो पहले एक होता है बरखान। बरखान कैसा होता है, अर्धचंद्राकार, जैसा चित्र में दिख रहा होगा, अर्धचंद्राकार। सर्वाधिक गतिशील होता है और स्थानांतरित होता है, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च से कहा जाता है, तो रेगिस्तान का मार्च कहा जाता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। राजस्थान धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व, रेगिस्तान जो है वो धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। और ये सर्वाधिक गति से कहाँ बढ़ रहा है, जिसमें मेरा गाँव है नाचना, वहाँ आगे बढ़ रहा है। यदि बात करें, अपन से पूछा जाए कि भाई साहब जो ये बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी में। चूरू, बीकानेर, ये सब जिले हैं जहाँ पर अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, ठीक है। आगे बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पवन की दिशा पर बनने वाले। जैसे पवन की दिशा चलेगी उस दिशा में जो बालू का स्तूप बनेंगे, उस दिशा में जो बालू का स्तूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थ कहलाएंगे। उनका विस्तार कहाँ है, सर्वाधिक बीकानेर में। सर्वाधिक और याद नहीं रखना है, अनुप्रस्थ का सर्वाधिक कहाँ है, बीकानेर में। फिर आता है अनुदैर्ध्य, यह है रेखीय या पवनावर्ती, पवना अनुवर्ती, यानी कि क्या बनेंगे, वायु के वायु के क्या बनेंगे, समानांतर बनेंगे, वायु के समानांतर बनेंगे। रेखीय बालू का स्तूप इनको कहते हैं। धन या खड्ड का जो निर्माण होता है ये यहीं पर होता है, ठीक है। इन 2 चीजों को याद रखना है। और ये एक बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य नहीं है, तो सीप, वनस्पति युक्त रेखीय और पवनामुखी रेखीय। तो तीन प्रकार को याद रख लेने हैं, मोटे मोटे पॉइंट ये याद रखने हैं। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वाले, जैसे मेरे के रामगढ़ में, और वो थे बीकानेर में, ठीक है। ये पैराबोलिक है, जैसे हेयर पिन, जैसे अपने पिन लगाने की होती है बालू में, इसके जैसे आकार का होता है। इसका ये बरखान के विपरीत होता है, तो सभी जगह पाए जाते हैं। ये विशेष को याद नहीं रखना, तारानुमा को याद नहीं रखना। सी बरखान की भुजा को यदि अपन आगे बढ़ा दें, जैसे ये बरखान कैसे बनाया था, तो इसकी भुजा को यदि थोड़ी सी और आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सीप कहलाएगा। नेटवर्क बालू का स्तूप, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, सीप बालू का स्तूप को आगे जुड़ते रहना, ये सब आगे एक एक क्रम में जुड़ते जाए, ये क्या कहलाएंगे, नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाएंगे, ठीक है। सब्रकाशी, छोटी छोटी झाड़ी के पास जो बने होते हैं, सब्रकाशी। अपन मेन मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं, अपन को सारा ज्ञान नहीं लिखना है, अपन को तो वही कई जो काम की चीजें वो याद रखनी है। सब्रकाशी, छोटी छोटी झाड़ी के पास जो बने होते हैं सब्रकाशी कहलाते हैं। पास वाले जो सब्रकाशी कहलाते हैं, और झाड़ी के पीछे जो बनेंगे क्या कहलाएंगे,
नेबका, क्या कहलाएंगे? नेबका। तरेन क्या होते हैं? तो स्थानांतरणशील और लहरदार जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तरियन कहलाते हैं। ये हो गया। आगे पर बात करते हैं कुछ पानी के स्रोत पाए जाते हैं उत्तल में, उन्हें कहते हैं रन, टाट या पलाया। बालू का स्तूपों के मध्य अस्थायी झील, जहाँ मान लो बालू का स्तूप बन गया और यहाँ पर धीरे धीरे बारिश का पानी जमा हो गया, बारिश का पानी जब जमा हो जाएगा तो तालाब बन जाएगा और इसमें चूना पत्थर की मात्रा बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एकदम जब इसका पानी सूखेगा ये फसल करने योग्य हो जाएगी। ठीक है। ये कहाँ पर मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। क्रोधी की बाप तहसील, कालोत्रा का थोब और ये चूरू का तालछाप पर्वत, परिहारा क्षेत्र में अक्षरवादी अपने को ये रनटाड़ तलाई झीलें देखने को मिलती है। खडिन क्या है? बात करें खडिन की तो खडिन एक अस्थायी झील है। परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई थी और कहाँ पर सर्वाधिक है? तो जैसलमेर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि खडिन क्या है, खडिन के निर्माणकर्ता कौन है, खडिन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं। ये तीनों चीजें को याद रखने हैं। आगे बात करें नकलिस्तान मरु उद्यान क्या है? तो जल बेसिन के चारों ओर हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? नकलिस्तान कहलाता है। वस्तु में कुछ जगह ऐसी है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और पानी जमा होने के कारण वो प्राकृतिक झील बन जाती है और उसके कारण आसपास क्या हो जाती है? हरियाली उत्पन्न हो जाती है। इसे अपन नकलिस्तान कहते हैं। जैसे नागौर के खीसर में, बीकानेर के कोलायत को देखने को मिलता है। आगे अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि जो जल पट्टी है उसको अपन घाटी सीरीज बोलते हैं। तो अवशेष माना जाता है सरस्वती नदी का। इसका विस्तार जैसलमेर की पोखरण तहसील से मोहनगढ़ तक है, जो 60 किलोमीटर तक है। इसमें जो महत्वपूर्ण घास पाई जाती है इसे अपन सेवण, लोण या करड़ घास, ये तीनों घासें भी आज पूछा गया है बहुत। करड़, अंजन, धामण, तीन किस्में होती है, करड़, अंजन और धामण। बोले थे वही बारी क्या है करड़, अंजन, धामण? अपन बता सकते हैं कि क्या घास की किस्में है या घास है। घोड़ावल की स्पंदस्थली, क्योंकि घोड़ावल की सबसे फेवरेट जो घास होती है सेवन होती है, इसलिए घोड़ावल नहीं पाया जाता है। और यही पर चांदन का नलकूप पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं। आगे तो आपसे पूछ ले कि चांदन नलकूप कहाँ है, तो फिर क्या बताएंगे? जैसलमेर में है। ठीक है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क जीवाश्म उद्यान है, जैसलमेर के राष्ट्रीय वन उद्यान में स्थित है। प्राचीन समय की लकड़ी के अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। कौन सी लकड़ी के? कौन से काल के? जुरासिक काल के। पहले देखा था मुगल का जो निर्माण हुआ था वो प्लास्टोसीन युग में हुआ था, और जो जुरासिक काल में इसका अक्कलवुड के अवशेष पाए जाते हैं। आगे पर बात करें तो बाघ बॉर्डर किले। कौन सी किले? बाघ बॉर्डर किले। बाघ बॉर्डर किले की बात करें, ये जो बाघ बॉर्डर किले हैं ये जोधपुर के, पहले जोधपुर में आती थी लेकिन अब फलौदी में आने लग गई, तो फलौदी की बाप तहसील में मिलती है। फलौदी की बाप तहसील में मिलती है। ये कुछ नहीं, माना जाता है कि पहले यहाँ हिमानी ग्लेशियर थे, तो उसके अवशेष यहाँ मिलते हैं। और ये कौन से काल के हैं? ये पर्बो कार्बोनिफेरस काल के हैं। पर्मो कार्बोनिफेरस काल के हैं। अपने पता जाएगा बाप बोल कहाँ है, तो बाप लोधी में है। और कौन से काल की है ये आप लोग याद रखते हैं। ये भादुरा बोलो काशी में नहीं पूछा गया तो इसको रहने देते हैं। आगे चलते हैं अपन। जुरासिक कालीन शैल समूह कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में आपने देखा था। जो बडेसर श्रेणी, बैसाख श्रेणी, जैसलमेर श्रेणी, लाठी सीरी, ये सब अलग अलग श्रेणियाँ हैं जहाँ पर पानी और चूने की दिखता पाई जाती है। ये तो हो गया अपना जो थार का मरुस्थल का एक हिस्सा पटा था, शुष्क रेतीला मरुस्थल, वो हो गया। अब अपन पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जैसे अपन कहते हैं बांगर प्रदेश। ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा गया था, अपन ने पहले देख लिया। इसमें जो औसत वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था उसमें होती है 0 से लेकर 25 सेंटीमीटर। गग्गर बेसिन, जिसको 4 भागों में बांटा था अपन ने, उसका पहला प्रदेश में बढ़ रहा है गग्गर बेसिन। इसको हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं। इसका विस्तार हनुमानगढ़ से गंगानगर में है। नदियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। गग्गर, चौतांग, चौतांग नदी याद रखना, सरस्वती, द्रस्वती, पाठ। गग्गर हनुमानगढ़ में जो गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? पाठ कहते हैं। फकरा, पाकिस्तान में जो गग्गर नदी बहती बहती जाती है तो उसे क्या कहते हैं? फकरा कहते हैं। नाली, गंगा नाली है वो बहाव क्षेत्र है गग्गर नदी का, वो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में क्या कहलाता है? नाली। और इस गग्गर नदी के आसपास की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है, जिसे काठी या बग्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? काठी या बग्गी कहते हैं। आगे बात करें तो शुष्क घाटी नदी जो है वो 10 से 30 का स्थान है। नोहर और भादरा उसके स्थान को कहते हैं शुष्क घाटी कहते हैं। सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर चलती है? तो गंगानगर में चलती है। लेकिन गग्गर नदी और कुछ यहाँ पर अपन बात करें
इंदिरा गांधी नहर के कारण यहाँ पर सहायता की समस्या या सीएम की समस्या बढ़ जाती है। हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें तो ये बाहर से हमेशा प्रभावित रहता है कि घग्गर नदी के पेटे से क्या है नीचे स्थित है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा स्थान घग्गर नदी के पेटे से नीचे स्थित है, तो वो है अपना हनुमानगढ़ जंक्शन। अपन इसकी दूसरी बात करें तो ये है आंतरिक अपवाह क्षेत्र शेखावटी प्रदेश। इसका नाम है बांगड़ प्रदेश। इसमें बांगड़ ये है और बांगड़ या बांगड़ जो अपना प्रदेश है वो अपन कहते हैं किसको, डूंगरपुर बांसवाड़ा को। इसकी प्रमुख नदी वो कांती नदी है, ठीक है। खंडेला पहाड़ी शिखर से इसका उद्गम होता है। इसका की बात करें शिखर झुंझुनू, इसका उपनाम चोरावटी कहलाते हैं। तो भारत में जो पूछा गया था कि चोरावटी प्रदेश कौन सा है, तो कांतलू नदी के अपवाह तंत्र को क्या कहते हैं, चोरावटी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर नादी या जो कच्चे रास्ते बनाए जाते हैं वो जोहड़ के पक्के कुएं बनाए जाते हैं, उनसे पक्का इन्हें जोहड़ कहते हैं। कुएं होते हैं छोटे छोटे। सर्वाधिक बरखान बालू का स्रोत यहीं पर पाए जाते हैं, मैंने पहले देख लिया। थली ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, थली कहलाता है। और सर्वाधिक खेजड़ी का घनत्व, सर्वाधिक खेजड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो शेखावटी में पाई जाती है। चीज अपने याद रखनी। और इसकी कोई इंपॉर्टेंट याद, ये सर्वाधिक ठंडा और गर्म जिला अपने पूछ ले तो में है कौन सा है, चूरू। जिला याद रखना, स्थानीय बताया करता है जिला। आगे बात करें नागौरी उच्चभूमि लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश के मध्य बीच में उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, नागौरी उच्चभूमि। नागौर डिडोना कुचामन और अजमेर की का क्षेत्र आता है। सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ पर कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिन्हें माइकासिस चट्टान और केसिया क्रिया का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। और क्लोराइड की अधिकता के कारण यहाँ पर कौन सी पट्टी पाई जाती है, जिसे अपन कोबड़ पट्टी कहते हैं, बाकी पट्टी कहते हैं। जो जायल नागौर से लेकर पुष्कर घाटी अजमेर तक है, या जायल नागौर से लेकर पुष्कर घाटी अजमेर तक क्लोराइड की अधिकता है, ठीक है। जिसके कारण कुबड़ रोग हो जाता है, जो पीठ की जो अपनी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। हार्डपन, ये हार्डपन अब आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि नागौर से लेकर बीकानेर तक जो जिप्सम का भंडार है उसे अपन क्या कहते हैं, हार्डपन कहते हैं। रेह है कलर, परत अपर्दन के पश्चात अनुपयोग भूमि, यानी जो क्लोराइड क्लोराइड का अनुपयोग हो जाती है उसको क्या कहते हैं, रेह या कलर। तो यहाँ पर संगमरमर की जो है खदानें पाई जाती है, मकराना श्रेणी, मंगलोर श्रेणी और जायल श्रेणी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मकराना श्रेणी सबसे सफेद संगमरमर, मंगलोर श्रेणी जिप्सम के लिए और जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए, अपने याद रखनी है। चौथा प्रदेश पर पढ़ते हैं लूनी, जो लूनी और जवाई नदी के मध्य स्थित है। रोही का मैदान याद रखना, रोही का मैदान पूछ ले तो अभी तक पेपर में आया नहीं है, रोही का मैदान कहाँ है, तो अपने को याद रखना है लूनी और अरावली के मध्य कौन सा क्षेत्र है, रोही का मैदान। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगले परीक्षा में, इसको अपने इम्पोर्टेंट मान सकते हैं। नेहड़ कंच का रन है, उसके समीप का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, नेहड़ कहलाता है। ये जो क्षेत्र है जोधपुर का दक्षिणी भाग, नागौर का दक्षिणी भाग, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, लोनी के अंतर्गत आते हैं। जालोर किसके कहते हैं, राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। मसूली पहाड़ी की बात करें, मसूली के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो मालानी पहाड़ी बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। बाड़मेर के अंदर बालोतरा और मोलका सिवाना में पाई जाती है, आकार गोलाकार है। इन्हें छप्पर की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ऐसा छप्पन का पर्वत अलग है और छप्पन की पहाड़ियाँ अलग है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में पाया जाता है। नाकोड़ा क्या कहते हैं, राजस्थान का मेवानगर, यहाँ पर पार्श्व मंदिर भी है और नाकोड़े का भरनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। पीपून, जो राजस्थान का माउंट आबू है, राजस्थान का लघु माउंट आबू बालोतरा में स्थित है। यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सेंधड़ा पाली में है, सेंधड़ा के दही बड़े बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान दही बड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, तो सेंधड़ा पाली के स्थित है। यहाँ पर सिरकिला का चट्टानें भी पाई जाती है। तो अपना एक होती प्रदेश कंप्लीट हो गया, वो था अमृतसर। अपना वो अरसदी हो गया, अरसदी हो गया। अब अपन चलते हैं तीसरी की ओर, जो है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसकी बात करें तो इसका निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन सी युग में हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग। जैसे ब्रिस्टल तृतीय सागर का भाग था, वैसे ही ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका निर्माण किसके समकालीन हुआ, तो अपलेशियन जो पर्वतमाला है यूरोप में, उसके समकालीन इसका निर्माण हुआ। निर्माण अवस्था कौन सी है, तो गलित पर्वत है। वर्तमान में अवशिष्ट प्रति बिल्कुल खत्म होने के कगार है। उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 2700 मीटर प्रारंभिक थी और वर्तमान में कितनी रह गई है, 8,900
30 मीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 550, और इसकी कुल लंबाई जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती है वो कुल लंबाई इसकी कितनी है 692 किलोमीटर। कितनी है 692 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में कितना है शायद 550 किलोमीटर, जो 80% के आसपास आता है। ठीक है। अरावली का आधार हेरोन जो नामक भौतिकविद था उसने अरब सागर को माना है। अरावली को राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। रणथंभौर, अरावली और विंध्यन का क्या है एक मिलन बिंदु है। यदि बात करें तो राजस्थान का कुल 9% क्षेत्र इसमें पाया जाता है, और 10% की संख्या इसमें पाई जाती है, क्योंकि मुश्किल में हमने देखा था 61 और 40 का रेशियो। बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है 550 किलोमीटर, जैसे परसेंट बताई थी मैंने। प्रारंभ कहाँ से होता है राजस्थान में इसका, तो सिरोही से होता है। तो समाप्त कहाँ होता है तो खेजड़ी सिंगाना झुंझुनू में राजस्थान में समाप्त हो जाती है। उसके बाद दिल्ली जाती है राष्ट्रपति भवन तक। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में इसका नाम आता है। ये जो प्रारंभ होती है ये गिरनार हिल्स, पालनपुर गाँव, खेड़ ब्रह्मा तहसील गुजरात से प्रारंभ होती है, तो कहाँ तक जाती है रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जाती है। लगभग दक्षिण दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई और ऊंचाई अधिक है। ये क्वेश्चन कई बार कोटेशन में दिया जाता है कि अरावली पर्वत की पर्वतमाला की चौड़ाई किधर अधिक है, तो क्या करना है दक्षिण पश्चिम में ये वाले इलाके ज़्यादा चौड़े और ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं, क्योंकि ये वाले जो उत्तर पूर्व वाले इलाके हैं ये कम चौड़े और कम ऊंचे हैं। आगे बात करें सेल समूह जो कि हेरोन ने बांटा था, दिल्ली सुपर ग्रुप, ये अपने को इतनी याद नहीं रखने की परीक्षा में नहीं पूछे जाते। आगे बात करें रायलो समूह। रायलो समूह मलाना को कहा जाता है। उत्तरी रावली रायसीला हिल्स से सांभर तक आती है। मध्य रावली और दक्षिणी रावली कौन कौन से आबू क्षेत्र आता है, और मध्य रावली का टाटगढ़ तक का भाग आता है। अध्ययन के आधार पर अपन इसको 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी रावली, मध्य रावली और दक्षिणी रावली। तो अगर इसकी मुख्य जो बात आएगी वो है चोटियाँ आते हैं, चोटियाँ आपको याद करनी है। चलते हैं अपन उत्तरी रावली की बात करते हैं। उत्तरी रावली सांभर से जयपुर से लेकर खेड़ी सिंगाना झुंझुनू तक जो भाग है वो क्या है उत्तरी रावली। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है 450 मीटर। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है रघुनाथगढ़ शिखर में इसकी ऊंचाई याद रखना कई बार पूछ जाती है 1055 मीटर। शेखावटी जो शिखर है कोरावटी वो मालके की पहाड़ियों में अपने यहाँ पर देखने को मिलती है। उत्तरी रावली की प्रमुख चोटी की बात की जाए तो ज्यादा चोटियां नहीं थी, थोड़ी सी चोटियां देखो। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ और खो, रघुनाथगढ़ कहाँ है सीकर में, खो कहाँ है जयपुर में। खो भी बहुत पूछी जाती है, 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। भेरोज, भेरोज कहाँ है अलवर में, 792 मीटर इसकी, लगभग 800 मीटर। बबाई, बबाई कहाँ है जयपुर में, और बरवाड़ा कहाँ है जयपुर में। तो याद रखना रघु खोजे भेरू बाबा बड़े, रघु खोजे भेरू बाबा बड़े, ये हो जाएगी अपनी उत्तरी रावली की चोटियाँ। अपने को दो चोट मोस्ट सबसे बड़ी कौन सी है उत्तरी रावली में तो रघुनाथगढ़। दूसरी कौन सी है खो, तो रघु खो गया, हाँ खो गया हेरोज, हाँ खो गया हेरोज में। यानी यूं मान लो भैंस चराने गया था और रघु खो गया। ये अपने याद रखते हैं, 4 चोट अपने याद रखनी है। बरवाड़ा जयपुर में सिर्फ ऊंचाई 2 की याद नहीं है, रघुनाथगढ़ की 1055 और खो की 920। बबई जो चोटी है वो झुंझुनू में है। बिलाली, कोटली बहरोड, नौथाना जयपुर और बेराट, ये इसे सब नाम याद है अपने को रखेंगे। छोटी छोटी चोटियाँ और रहती है, इनकी बात करें पर्वत है या छोटे बोल दो, बिछुन जयपुर, चितावास अलवर, हर्ष पर्वत सीकर में आपने देखा होगा, अधुहाड़ झुंझुनू, भोजगढ़ सीकर, लोहागढ़ झुंझुनू। इसके बाद बात करें मध्य रावली की। तो मध्य रावली की बात करें तो इसका विस्तार सांबर जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक है। मुख्यतः अजमेर और ब्यावर में फैली हुई है। उपनाम की बात करें तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, जो इनका मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है, मेरवाड़ की पहाड़ियाँ ध्यान रखना। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो टाटगढ़ में है मोरम जी, जो 934 मीटर है। फिर इसके दूसरा आता है अजमेर में तारागढ़, जो 873 मीटर है। फिर नाग पहाड़ अजमेर, जो 795 मीटर है। औसत ऊंचाई 700 मीटर है। सर्वाधिक दर्रों वाला क्षेत्र, माल वाला क्षेत्र है ये। ठीक है। और ग्रेनाइट यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें दक्षिणी रावली की, इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है दिन की दृष्टि से, मेवाड़ रावली और अबूखंड रावली। अब आपको छोटे याद करने का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर है। और मेवाड़ रावली का सबसे ऊंचा जरगा पर्वत उदयपुर में है। सबसे ऊंची चोटी से संतों का शिखर, सर्वाधिक ठंडा स्थान
कहा जाता है। अब हम लोग चोटियाँ याद करनी है। क्या याद करनी है? चोटियाँ। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? ध्रुव शिखर। फिर कौन सी है? शेर। फिर देलवाड़ा, जरगा। तो ध्रुव शिखर कहाँ है? सिरोही में। ऊंचाई कितनी? 1722। शेर कहाँ है? सिरोही में। 1597। यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्रुव शिखर। याद कर लो। 1722 पूरी। फिर कौन सी है? शेर। शेर जो बोलते हैं तो 16। तो 1600 याद रख लो शेर की। दिलवाड़ा। दिलवाड़ा याद रख लो 1442। 1442। दिल के कितने टुकड़े हो गए? 4 2 4 2 ऐड रह जाएगा। 1442। जरगा। जरगा कितनी है? तो 1431। अचलगढ़। अचलगढ़ कितनी है? इसमें ए आ रहा है, उसमें कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अचलगढ़ से याद कर लेना 1380। आबूखंड पर्वत की कितनी है? 1295। कुंभलगढ़ की कितनी है? 1224। ऋषिकेश 1017। यार मैं ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा ऊंचाई से अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में जमाइए। तो अपने करना है गुरु पुष्कर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबूखंड, कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। आजकल ये नीचे वाली चोटियां हैं, इनको बहुत पूछ रहा है। तो अपना कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। दक्षिणी वाली की बात करें, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में, सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। पूरी रावली की बात करें तो अब इसमें कुछ पठार है, उन पठारों की बात करते हैं। इनसे क्वेश्चन हर बार बनता जा रहा है धीरे धीरे। कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर कोकुंदा उदयपुर तक जो है वो घोराट का पठार स्थित है। कौन सा है? घोराट का। कहाँ तक है? कुंभलगढ़, उदयपुर। सर्वाधिक सबसे ऊंचा जो इसका शिखर है वो है जरगा। और ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। फिर ये गिरवा की पहाड़ियाँ, कस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर में स्थित है, गिरवा की पहाड़ियाँ। फिर ये देशरों का मैदान बागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य है, जो सदैव क्या रहता है? हरा भरा रहता है। उड़िया का पठार की बात करें तो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। अबू ब्लॉक पठार जो सिरोही में है और 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात करें लसाड़िया का पठार कहाँ है? तो अभी भी पूछा गया था असाइनमेंट क्वेश्चन कि लसाड़िया का पठार कहाँ है? कोलंबर में और जैसलमेर झील के पूर्व में कौन सी दिशा में है? पूर्व में कथा पठार इसे क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। याद रखना, मैंने पहले देखा था भोरहाट का पठार। कौन सा देखा था? भोरहाट का पठार। कुंभलगढ़ कहाँ से लेकर? कुंभलगढ़ से लेकर गोकुंडा तक स्थित है। अब यह भोमट का पठार जो कहाँ पर है? भीड़ जनजाति स्थित है। ये डूंगरपुर की साइड में आते हैं, डूंगरपुर महासभा। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। मानदेशरा चित्तौड़गढ़। धीराजी चित्तौड़गढ़। रास्का और काकनवाड़ी जो काकनवाड़ी पे ही अलवर का किला बना हुआ है, और सरिस्का अभियान के अंदर भी काकनवाड़ी का किला है। प्रमुख दर्रे और इनकी बात करते हैं। रावली दर्रे पहाड़ी के बीच सकरा रास्ता अपन जानते हैं। ब्यावर में कौन कौन से हैं? तो कछवाली, उदाबारी, चूड़ाघाट, बरदर्रा। ये बरदर्रा पूछते हैं, बरदर्रा कहाँ है? ब्यावर में। राजसमंद में कौन कौन से हैं? तो दिवेर, हल्दी घाटी, गोरम घाट, कमली, झीवलिया और पुगले की नाल कहाँ दिखता है? अपने को कहाँ है? राजसमंद में। उदयपुर फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, हाथी नाल। नंबर में डेबर की नाल जो डेबर झील थी पहले जयसमंद वाली, उसी के आधार पर उसका नाम है पड़ा है। सिरोही में कौन सा है? पीपलिया बेराम। आगे बात करें तो भाकर प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो सिरोही और झालावाड़ के बीच के क्षेत्र को कहते हैं भाकर प्रदेश, जहाँ उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ बनी हुई है। ठीक है। ये कुछ डूंगरियाँ हैं, मोती डूंगरी जयपुर में, जलाना डूंगरी जयपुर में, भीम बीजक और महादेव सब डूंगरियाँ कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। कुछ पहाड़ ये दे रखे हैं, पहाड़ और पर्वत। बयाना फोर्ट जयपुर। दमदमा पहाड़ी कहाँ पर है? दमदमा पहाड़ी पर। त्रिकुट पर्वत की कहाँ पर है? करौली में है। कैला देवी का मंदिर इसमें बना हुआ है। विजयन माता का मंदिर कहाँ बना है? मांडलगढ़ फोर्ट पहाड़ी में बना हुआ है, विशाल पहाड़ी है। उदयपुर का जो सज्जनगढ़ फोर्ट है वो बांसबेड़ा पहाड़ी में बना हुआ है। नानी सीढ़ी की पहाड़ी में सूर्य का किला पाली का बना हुआ है। कुंडा पर्वत कहाँ है? जालोर में। और टीडाटू पहाड़ी कौन सी पहाड़ी में बना हुआ है? कौन सा किला बना हुआ है टीडाटू में? तो अपने जोधपुर का किला। और एक त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत था, त्रिकुट पहाड़ी में जैसलमेर का किला बना हुआ है। तो फिर याद रखिए जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? जालोर में। रोजा भाकर नाम याद रखने दो मोटे मोटे, ताकि परीक्षा में याद अपना आसानी से कर सके। मगरा कहाँ पर पड़ता है? मगरा उदयपुर में पड़ता है। इसका क्या याद रखना है?
निचला मगरा है, किरण मगरी, मोती मगरी, रेल का मगरा, बेल का मगरा, सब मगरे कहाँ हैं? सिर्फ रेल के मगरे को छोड़ के उदयपुर में। घाटी की बात करें तो घाटी से कोई प्रश्न नहीं आता। अब अपन अपने आखिरी प्रदेश की बात करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसका निर्माण उसी टाइम हुआ जिस टाइम महसूल का निर्माण हुआ, प्लीस्टोसीन युग में। इसका उपभाग है तो 33 सागर का उपभाग है। इसका उपभाग है 33 सागर का उपभाग है। इसके इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, इसलिए इसको पुनः, हाँ, इसमें कुछ नदियां हैं, वो नदियों में देखी जाएगी। बाकी सोम, माही, जाखम, भाटी का मैदान, छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है जो माही नदी का अपवाह क्षेत्र है, उसको बोलते हैं कांठल की गंगा। और वही छप्पन का मैदान स्थित है उस प्रदेश जिसको कहते हैं कुमारी खंड, डूंगरपुर बांसवाड़ा को, ये चीज को ध्यान में रखनी है। ये मैंने बता ही दिया कांठल का मैदान कहाँ पड़ता है, तो माही नदी का बाग क्षेत्र, वांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की पहाड़ी वाला क्षेत्र मेवाड़, मेवल कहलाता है। अब अपन देखते हैं बाणगंगा बनास का मैदान। इससे अपन को प्रश्न नहीं बनते हैं। अपने को तो जो मेन मेन पॉइंट है देखना है, पीटवांड का क्षेत्र कहाँ है, तो पीटवांड देवगढ़ राजसमंद में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीटवांड का मैदान कहाँ है, तो देवगढ़ राजसमंद में। खेराड़ जहाजपुर से लेकर बिजोलिया उपरमाल के बीच का जो क्षेत्र है वो खेराड़ कहलाता है। मालखेराड़ कहाँ है, तो ठोक में है। मालपुरा करौली का मैदान अपने बनास का पौ क्षेत्र वहां पर है। वारंगई मैदान की बात करें तो ये जयपुर, दौसा, डीग, भरतपुर में है। पूर्वी मैदान सर्वाधिक ऊंचाऊ है, जिसके कारण पुरानी जलोढ़ मृदा के कारण जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक यहीं पर है। आगे बात आती है कि उत्खात भूमि या स्थलाकृति का निर्माण कौन करता है, तो चंबल नदी करती है उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण। डांग भी सर्वाधिक इसी नदी से मिलते हैं। डांग सर्वाधिक कहाँ है, करौली में, इसलिए करौली को कहते हैं डांग की रानी या डांग लेन। और चंबल नदी के द्वारा ही चंबल के मैदान में क्या होता है, अवनली का अपरदन होता है, गहरी घाटियां बनती है। ठीक है, सर्वाधिक गहरी घाटियां कहाँ बनती है, धौलपुर की। और दो डांग के मध्य का स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, कंदरा। स्थित कंदरा क्या कहलाती है, कोह। तो ये भी अपने को याद रखना है। दक्षिणी पूर्व जो बड़े हाड़ौती का पठार है उसकी बात अपन कर लेते हैं। इसका जो निर्माण है ये क्रिटेशियस काल का है। दक्कन ट्रैप समूह के जो पर्वत है उनका ये हिस्सा है। ये साल्टिक लावा ज्वालामुखी क्रिया के कारण काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। कोडोना लैंड का ये भाग है। ठीक है, अरावली और विंध्य के बीच स्थित है, सकरा प्रदेश है एकदम। सर्वोच्च शिखर है वो चंदवाड़ी या चांदखेड़ी का जो पर्वत है झालावाड़ में, वो है 517 मीटर। आगे बात करें इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। क्षेत्रफल 6.89% है और जनसंख्या 11% अपने निवास करती है। इसको प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है, इनको आपको ध्यान से देखना है। दक्कन का लावा पठार और विंध्य कंगार भूमि। निर्माण ज्वालामुखी से हुआ लावा पठार का। हाड़ौती हाड़ा राजपूत वंश से बना हुआ शब्द है। विस्तार कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो कोटा संभाग है। ये साल्टिक लावा काली मृदा के कारण बनता है। मालव प्रदेश प्रतापगढ़ और झालावाड़ के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मालव प्रदेश कहते हैं। ऊपर माल भैंसवाड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजौलिया के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ऊपर माल। मान क्षेत्र का पार कहाँ है, चित्तौड़। विंध्य कंगार भूमि कोटा बूंदी झालावाड़ करौली सवाई माधोपुर। ध्यान रखना 12 नहीं आता है। विंध्य पर्वत, ये पर्वत का अंतिम किनारा है। खनिज कोटा स्टोन, रेड स्टोन यहाँ पर अधिक पाया जाता है। कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती है छोटी छोटी, उनकी बात करते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती है कोटा बूंदी झालावाड़ में। 96 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है सतपुर, कौन सा है, 353 मीटर सतपुर। रामगढ़, जैताबाद, लाखेरी, खटखड़ बूंदी और कोटा बूंदी गुंजा हिल्स पाई जाती है कोटा और झालावाड़ जहाँ पर अभ्यारण्य है। ठीक है, शहबाद उच्च भूमि रामगढ़ 12 में है, 300 मीटर। सर्वोच्च शिखर या कस्बा 12 कस्बा ही है इसका, थाना कस्बा थाना। आगे बात करें, गुड़नाल घोड़े की नाल की पहाड़ियाँ का पाई जाती है, रामगढ़ 12 में पाई जाती है। राजस्थान की प्रथम हेरिटेज जियो साइट कौन सी है, तो यही है रामगढ़ वाली। ठीक है, झालावाड़ का पठार झालावाड़ में पाया जाता है। ये अगले प्रश्न पूछा गया है कि झालावाड़ के
दक्षिण पश्चिम में डंग गंगाधर उच्चभूमि स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपना कि डंग गंगाधर उच्चभूमि कहाँ है, तो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, और आगे बात करें तो चंबल काली सिंध नदी में पढ़ेंगे, ये वाली चर्चाएं अपन नदी में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक अपन आगे क्लास को विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। क्लास कैसी लगी बताना। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र रिविजन करना है, और इस क्लास में आपको सिर्फ फैक्ट बताए गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो बताना क्लास कैसी लगी। यदि संभावना रही तो भविष्य में आपको ऐसी क्लासें और देखने को मिलेगी।